दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों फाइनली आज इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से मैं ले आया हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपको करवाने वाला हूँ आज की इस वीडियो को दोबारा से। और आप सभी को पता है कि मैंने इनकम टैक्स की बहुत सारी वीडियोस लास्ट ईयर्स में डाली हैं और बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, बहुत सारे लाइक्स आपने किए हैं और वेरी इंपॉर्टेंटली बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट्स कमाए हैं और थैंक यू कराया हमको। तो सिमिलरली मेरी कोशिश यही है कि हर साल इनकम टैक्स में नए चेंजेस आते हैं तो नई वीडियोस बनाना ज़रूरी होता है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये वीडियो करवाने वाला हूँ। तो होपफुली आप सभी को भी ये जो वीडियोस हैं बहुत बेनिफिट देने वाली हैं और बहुत अच्छी से समझ आने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से इनकम टैक्स क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कोई नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना हुआ है। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्लासेस आपको चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस आप हमसे ले सकते हो। इनकम टैक्स के बैचेस भी ओपन हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए इनकम टैक्स का सिंपल मतलब क्या है, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगना। मतलब तो यही है ना, सिंपल सा। तो डिटेल में अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो क्या समझ में आएगा कि देखिए एज एन इंडिविजुअल आप एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर की बात कर लो जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आप उसमें कुछ ना कुछ तो इनकम अर्न करते ही हो ना। एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ तो इनकम अर्न करता ही है। तो जितनी भी इनकम वो अर्न कर रहा है या एज अ बिजनेसमैन जितना भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस अर्न किए गए प्रॉफिट या उस अर्न की गई इनकम के ऊपर जब सरकार आपसे टैक्स लेती है तो उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। यानी आपकी अर्न की गई इनकम में से जब टैक्स डिडक्ट करती है सरकार तो उसको इनकम टैक्स का नाम दिया जाता है। और ये एक एक साल की कैलकुलेशन होती है प्रॉपरली। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जिस एक इंडिविजुअल ने जो इनकम अर्न करी है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है आपको, जब आप उसके ऊपर टैक्स देते हो सरकार को, उसको इनकम टैक्स बोला जाता है। और ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब सर इसमें एक जो पर्सन है वो डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है सरकार को। और वेरी इंपॉर्टेंटली यही एकमात्र प्राइमरी सोर्स माना जाता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। यानी इनकम टैक्स जो डिडक्ट होता है ना, इनकम टैक्स जो सरकार लेती है आपसे, ये उनका एक प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू कमाने का। और यही जो सोर्स है ना रेवेन्यू का, वो ये यूज़ करते हैं किस चीज़ों में, हमारी कंट्री की पब्लिक सर्विसेज में। यानी ये जो फंड वो कमा रहे हैं ना, ये जो फंड उनके पास आ रहा है, इस फंड का वो यूटिलाइज करते हैं किन चीज़ों में, यूज़ करते हैं किन चीज़ों में, पब्लिक सर्विसेज की डेवलपमेंट में। यानी एजुकेशन सेक्टर की बात कर लो, हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की एरिया की बात कर लो या डिफेंस एरिया में बात कर लो, इन सभी में वो कोशिश करते हैं कि जितना सुधार किया जाए उतना सुधार करते हैं इन पैसों को यूज़ कर कर। तो ये है इनकम टैक्स सबसे पहले। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकम टैक्स है क्या, एक लॉ है। तो जब इनकम टैक्स एक लॉ है ना, तो लॉ में कुछ शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस होती हैं जिनको सबसे पहले देखना पड़ेगा, जो उस लॉ से पर्टिकुलरली रिलेटेड होती हैं। तो इसीलिए हम भी वहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है इसमें जो आपको समझनी है, असेसी की। असेसी कौन होता है? देखिए असेसी एक पर्सन है जो इनकम टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को इस लॉ के अंदर। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। इस लॉ के अंदर जब एक पर्सन अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो पर्सन कौन माना जाएगा? असेसी माना जाएगा। यानी वही पर्सन जो इनकम टैक्स पे कर रहा है सरकार को इस लॉ के अंदर। इवन टैक्स नहीं, इसके अलावा किसी भी तरह की पेमेंट अगर इस लॉ के अंदर की जा रही है ना सरकार को, तो जो पर्सन इस पेमेंट को कर रहा है, जो पर्सन वो पेमेंट दे रहा है सरकार को या टैक्स पे कर रहा है सरकार को इस लॉ के अंदर, वो पर्सन क्या माना जाएगा? असेसी माना जाएगा। इन शॉर्ट जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है। अब बात आती है कि जो पर्सन टैक्स पे करेगा वही असेसी माना जाएगा ना। तो अब मुझे अपने यहाँ बताओ क्या हर कोई पर्सन असेसी बन जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं सर। क्यों? क्योंकि हर कोई पर्सन थोड़े टैक्स पे करता है सरकार को अपनी इनकम के ऊपर। तो अगर हर कोई पर्सन टैक्स नहीं पे करता तो हर कोई पर्सन असेसी भी नहीं बन सकता। लेकिन अगर दूसरी तरफ घुमा के बात की जाए तो क्या हर कोई असेसी पर्सन हो सकता है?
ऑफ कोर्स यस, क्योंकि एक असेसी की नेचर तो पर्सन ही है ना, तो हर कोई असेसी पर्सन तो है ही, लेकिन हर कोई पर्सन असेसी नहीं बन सकता। नीड नॉट टू बी एन असेसी, हर कोई पर्सन असेसी नहीं बन सकता, पर हर कोई असेसी पर्सन तो होता है। तो ये है असेसी का ये है सबसे पहला मीनिंग जो आपको समझना है, सबसे पहले डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप क्या बात कर रहे हो, इनकम टैक्स। यानी जब भी हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर, हम पर्सन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो उस असेसी, ही इज़ द असेसी, बिकॉज उस पर्सन ने इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या इस इनकम टैक्स लॉ के अंदर टैक्स पेमेंट करी है। जो भी पर्सन इनकम टैक्स पे करेगा इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर, उसको क्या मानेंगे हम? असेसी मानेंगे। तो असेसी बोला जाएगा उस पर्सन को। सेकंड आता है असेसमेंट, किसे बोलेंगे? तो वही चीज अब ऊपर से रिलेट कर लो कि जब एक असेसी की इनकम को डिटरमाइन किया जाएगा, तो जिस प्रोसीजर के अंदर वो काम हो रहा है उसको असेसमेंट बोला जाएगा। सेक्शन 2 क्लोज 8 में कहा जाता है कि असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक प्रोसीजर है जिसमें असेसी की इनकम को डिटरमाइन किया जाता है। दैट्स इट, बहुत सिंपल मीनिंग है। अब इसके बाद आपको समझना है कि पर्सन किसे बोलेंगे। अब ध्यान दो, सर पर्सन किसे बोलेंगे? वो तो ऑब्वियसली एक पर्सन ही तो होता है। अरे नहीं 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 नहीं, पर्सन इनकम टैक्स में कुछ अलग है। अलग मतलब ये नहीं कि डिफरेंट मीनिंग है, मीनिंग तो वही है, लेकिन पर्सन के अंदर बहुत लोगों को डाला गया है। सेक्शन 2 क्लोज 31 में बोला गया कि पर्सन में इंडिविजुअली कवर किया जाएगा, पर्सन में एचयूएफ को कवर किया जाएगा, पर्सन में कंपनी भी आती है, पर्सन बोलोगे तो फर्म भी है, पर्सन बोलोगे तो एओपी बीओआई भी आएंगे, पर्सन बोलोगे तो लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इसमें कवर किए जाएंगे। ये सारे लोग हैं जो पर्सन की डेफिनेशन का हिस्सा माने गए हैं, इन सभी को पर्सन बोला जाएगा। यानी जब भी आप इनकम टैक्स के अंदर पर्सन की बात करोगे तो ये सारे ही उसमें आ जाएंगे, ये सारे उसमें आ जाएंगे। तो सोच समझ के पर्सन का इस्तेमाल करना वर्ड का। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर कर देता हूं, जैसे कि कंपनी, इंडियन कंपनी भी, यानी कोई भी कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो वो इसमें आ जाएगी, और कोई भी कंपनी फॉरेन कंपनी है तो वो भी इसमें आ जाएगी अगर उसका रिलेशन इंडिया से किसी भी तरीके का है। पॉइंट सेकंड है फर्म किसे बोला जाएगा? फर्म बोला जाएगा, फर्म का मतलब क्या है? देखिए, फर्म का मतलब है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताया है वही मीनिंग यहाँ पे फर्म का माना जाएगा, और जो एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर आपको मीनिंग बताया गया है वही फर्म का यहाँ माना जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर यहाँ मीनिंग तो है नहीं। देखिए, अक्सर जब किसी लॉ की डेफिनेशन होती है ना अपनी, जैसे अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने स्पेसिफिकली मीनिंग बताया है उस चीज़ का कि फर्म क्या है, तो अगर दूसरे लॉ में उस चीज़ के बारे में बात की जाए ना, तो हम ये नहीं कहते कि उसका मीनिंग वही, उसका मीनिंग हम यहाँ दोबारा नहीं लिखते, हम ये लिख देते हैं कि जो मीनिंग है वही है हमारा मीनिंग जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। तो हमेशा ऐसे लिखते हैं लॉ की लैंग्वेज को, इस वजह से यहाँ पे ऐसा ही बोला जाएगा। लेकिन थर्ड पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा कि पर्सन एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली इज कॉल्ड पार्टनर्स बट कलेक्टिवली नोन एज फर्म। जो पर्सन्स आपस में कनेक्ट होकर अपनी फर्म यानी अपनी पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो एक पर्सन यानी दो जने मिलकर जो पार्टनरशिप ओन कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप ओपन कर रहे हैं, उसमें जो एक पर्सन, जो दो पर्सन है, वो अगर एक की बात करोगे तो वो इंडिविजुअल है, पर अगर दोनों को कंबाइन करके एक साथ बात करोगे तो उनको फर्म बोला जाएगा, उनको फर्म बोला जाएगा। तो अगर पार्टनर की इंडिविजुअल बात करोगे तो वो क्या है? पार्टनर, एक पर्सन की इंडिविजुअली बात करोगे तो वो पार्टनर्स हैं, लेकिन दोनों पर्सन की एक साथ बात करोगे, कलेक्टिवली बात करोगे तो उनको फर्म बोला जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। एओपी और बीओआई क्या होते हैं? देखो, कई बार इनमें भी कंफ्यूजन आ जाती है, आपको ध्यान रखिएगा। एओपी का मतलब है जब कोई भी पर्सन, अब बोलो मैंने क्या बोला? पर्सन मतलब किसी भी तरह का, इंडिविजुअल कह लो, एचयूएफ कह लो, कंपनी कह लो, फर्म कह लो, कोई भी पर्सन, इनमें से कोई भी अगर है, अगर वो आपस में कंबाइन होके, यानी दो कंपनी कंबाइन होके दो इंडिविजुअल कंबाइन हो जाएंगे या दो फर्म कंबाइन होकर जब किसी प्रमोशन पर्पस के लिए जॉइंट एंटरप्राइज ओपन करते हैं तो उनको एओपी बोला जाता है। उनको एओपी की तरह असेस किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर। मतलब एओपी आप किसको मानोगे इनकम टैक्स के अंदर?
जो जॉइंट एंटरप्राइज ओपन हुआ है, यानी कोई भी दो पर्सन में, मतलब कोई भी पर्सन्स, यानी कंपनी इंडिविजुअल कंपनी, यानी किसी भी तरह का पर्सन का कॉम्बिनेशन आपस में प्रमोशन पर्पस के लिए जॉइंट एंटरप्राइज ओपन कर रहा है, तो उसको एओपी की तरह असेस किया जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जब एओपी बनती है ना, उसमें मेंबर्स के बीच में कॉमन विल होती है। कॉमन विल मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन, मतलब दोनों के बीच में बातचीत जुड़ी होती है, विल जुड़ी होती है कि हमने आपस में जुड़ना है, इस वजह से मतलब कॉमन विल होती है, एक तरह से डीड बनी होती है। बट ऑन द अदर साइड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता, उसमें पर्सन नहीं होते, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी उसमें पर्सन नहीं आएगा, उसमें वर्ड आएगा इंडिविजुअल्स, जिनको मेंबर बनाया जाता है। यानी उसमें फर्म या कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी। और देयर इज़ अ नो कॉमन विल एज वेल, उसमें कोई कॉमन विल भी नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वैसे ज़्यादातर नहीं होती, बट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी पॉइंट। अब देखिए अगला जो मेन पॉइंट आता है ना, वो आपको समझना है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स के अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट क्या है, पहले तो ये समझना है। देखो मैंने अभी बोला आप एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर की बात कर लो, तो उसमें आप इनकम अर्न करते हो एज एन इंडिविजुअल, यस सर। जैसे सपोज आप सभी लोग जानते हो कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक एक प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर था ना, तो उस फाइनेंशियल ईयर में सपोज करो आप सभी ने कोई इनकम अर्न तो करी ही होगी। उस पूरे साल में आप सभी ने कोई ना कोई तो इनकम अर्न करी होगी ना, तो यस सर करी है। तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाता है ना, उससे अगला फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, उसमें आपकी उस इनकम को असेस किया जाता है। यानी उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न करी है उसको प्रीवियस ईयर बोल दिया जाएगा। और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप उस इनकम को असेस करोगे टैक्स लगाने के पर्पस के लिए, यानी इस लॉ के अंदर जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, इनकम की कैलकुलेशन करोगे, इनकम डिटरमिन करोगे, असेसमेंट करोगे, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में ये काम किया जाएगा उसको असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। एक बात दोबारा से बताता हूँ, 23-24 में आप सभी ने इनकम अर्न करी, तो अगले ईयर में यानी 24-25 जो कि प्रेजेंट ईयर, अब मैं जब बोल रहा हूँ इस ईयर में, राइट, इस ईयर में अगर आप उस 23-24 की इनकम को असेस कर रहे हो तो ये असेसमेंट ईयर है। तो जिस इनकम की, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम को असेस किया जाएगा उसको प्रीवियस ईयर बोला जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के अगला ईयर असेसमेंट ईयर होता है और असेसमेंट ईयर के पिछला ईयर प्रीवियस ईयर होता है। ध्यान से समझेगा यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का मतलब है दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड। ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसमें एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर ईयर। पॉइंट। अब पॉइंट आता है इसके आगे कि असेसमेंट ईयर क्या होगा फिर सर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के बाद वाला होता है। हर प्रीवियस ईयर के बाद वाला क्या है, असेसमेंट ईयर है। तो पॉइंट ये है कि जिस साल में आपने इनकम अर्न करी उसके अगला ईयर असेसमेंट ईयर होगा, और उस असेसमेंट ईयर में जो आपने पिछले साल इनकम अर्न करी है उस इनकम के ऊपर उस इनकम को डिटरमिन अच्छे से किया जाएगा, और जो इनकम निकल के आएगी उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा होगा वो आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया है? तो क्या समझ में आया, हर प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर और हर असेसमेंट ईयर से पिछला ईयर प्रीवियस ईयर माना जाता है। कुल मिला के 23-24 अगर आपका क्या है, प्रीवियस ईयर है, तो उसके अगला यानी 24-25 इस बार क्या है, असेसमेंट ईयर है। तो अब करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है, 24-25, और इसका प्रीवियस ईयर यानी इसमें जो अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो किस चीज़ की असेसमेंट कर रहे हैं, किस ईयर के इनकम की असेसमेंट कर रहे हैं। तो सर 23-24 में जिन्होंने भी इनकम कमाई है, जिन लोगों की इनकम अर्न हुई है, उनकी इनकम को इस साल असेस किया जा रहा है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा। और 23-24 आपका क्या है, प्रीवियस ईयर। मैंने अच्छे से बताया, तो वही चीज़ अब मैंने यहाँ पे आपको लिखकर भी दे दी कि प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2023 और
31 मार्च 2024 तक, जिसमें आपने इनकम अर्न करी, और असेसमेंट ईयर 24-25 माना जाएगा, जिसमें आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और इनकम को असेस करके टैक्स जो भी बनेगा वो सरकार को पे करोगे। और ये वही ईयर होता है जो प्रीवियस ईयर के फॉलोइंग ईयर में आता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट। अब अगर हम बात करें, अगला हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि जो हम इनकम की बात कर रहे हैं ना, उस इनकम में क्या आने वाला है या फिर उस इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में समझना है अब आपने। तो देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमें आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब ये जानना पड़ेगा कि पर्सन इंडिया में रहने वाला निवासी है या फिर इंडिया के बाहर वाला पर्सन है वो। मतलब एक सिंपल सी टर्म है कि आप इंडिया में ज़्यादा रहते हो या इंडिया के बाहर ज़्यादा रहते हो। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप रेजिडेंट हो, लेकिन अगर इंडिया के बाहर रहते हो तो आप नॉन रेजिडेंट हो। तो उस हिसाब से अलग अलग टैक्सेबिलिटी की जाएगी। तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि पर्सन रेजिडेंट है, इस मतलब जिस प्रीवियस ईयर में उसने इनकम अर्न करी है उस प्रीवियस ईयर में वो पर्सन रेजिडेंट रहा है इंडिया का या फिर नॉन रेजिडेंट रहा है इंडिया का। जब आप ये चीज़ देख लोगे, उसके बाद आपकी जो इनकम है ना, सरकार कहती है उनको हम 5 भागों में बांटेंगे, उनको 5 हेड में कंप्यूट किया जाएगा, 5 हेड में क्लासिफाई किया जाएगा। जिसमें सबसे पहले आता है वो लोग जो सैलरी अर्न करते हैं, यानी वो लोग, वो एम्प्लॉई जो अपने एम्प्लॉयर से सैलरी लेते हैं, यानी उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो किसी के अंडर जॉब करते हैं और उनको सैलरी मिलती है। तो उनको सबसे पहले बोला जाता है कि आपने अपनी मतलब सबसे पहले कौन सी इनकम लेनी है। अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है तो पहले उसको अपनी इनकम यहाँ शो करनी है। सेकंड इनकम कौन सी है, उन्होंने बोला अगर आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी यानी आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है तो उसका रेंट आपको मिल रहा है, तो वो भी आपने इसमें शो करना है। अगर आपको किसी हाउस प्रॉपर्टी के जरिए कोई रेंट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। सपोज करो अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा, तो वो भी लेना है आपने। और अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मीन्स डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, तो उसको जो इनकम अर्न हो रही है तो वो भी इसमें ही शो की जाएगी। थर्ड पॉइंट में ये आ गया। फोर्थ नंबर में आपकी कौन सी इनकम आती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन एक ऐसी चीज़ है जिस सपोज आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको बाद में बेच दिया, तो खरीदी हुई चीज़ को जब आप बेच रहे हो तो एक तरीके से उसको कैपिटल एसेट बोला जाता है जो आपके पास है। तो कैपिटल एसेट जब आप बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन होगा, तो जो कैपिटल गेन होगा वो आपका फ़ायदा माना जाएगा और उसको भी इसमें लिया जाएगा। ये चीज़ आपको वैसे चैप्टर में क्लियर अच्छे से हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना समझो कि कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल एसेट को बेचकर जो मुनाफा हुआ है उसको भी आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, यानी परचेज की गई चीज़ को दोबारा बेच देना, तो प्रॉफिट तो होगा ही ना उस चीज़ पे। एंड द लास्ट थिंग इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सरकार कहती है कितने ही सोर्सेज मैं बता दूं, तो ऐसा करो जो बाकी बची इनकम है ना उसको इस हेड में डाल देना, यानी जो इनकम पहले 4 हेड में नहीं आएगी उसको 5th वाले हेड में डाल देना। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जब आप 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट कर लोगे ना, जब आप 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट कर लोगे तो एक क्लबिंग प्रोविजन होता है, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लबिंग का मतलब क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में बता दूं तो कई बार जैसे एक माइनर पर्सन है, एक माइनर बच्चा है, तो माइनर है वो, तो एक बच्चा अगर माइनर है तो ऑफकोर्स उसको अगर कोई कहीं से इनकम अर्न हो रही है और वो इनकम उसने सेल्फ ऑन नहीं करी, किसी ज़रिए उसको मिल रही है या किसी के बेसिस पे उसको मिल रही है, तो ऑफकोर्स वो पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा इनकम अर्न हो रही है एज अ माइनर, तो वो सरकार कहती है उसके पेरेंट्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, मीन्स उसकी पेरेंट्स की इनकम मानी जाएगी। तो माइनर की इनकम अगर उसने सेल्फ अर्न नहीं करी है तो वो उसके पेरेंट्स की इनकम मान ली जाएगी, जो भी सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा होगा। अब पॉइंट ये आता है, तो वहाँ पे अब माइनर की जो इनकम थी वो पेरेंट्स के हैंड में आ गई, तो पेरेंट्स की इनकम के अंदर उसकी इनकम भी क्लब हो गई। तो दैट इज़ द रीज़न क्लबिंग प्रोविजन आपने इस तरीके से पढ़ने हैं, जो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए आपको ये पता चल गया। अब जब क्लबिंग हो जाएगी ना, क्लब यानी एक की इनकम दूसरे में चली गई, जब कभी कभार ऐसे केसेस भी आएंगे, तो जब चली जाएगी उसके बाद कई बार सरकार कहती है अब हम ना आपको मौका नहीं देंगे बचने का ज़्यादा। तो कई बार हो सकता है बिजनेस में लॉस आ जाएगा, कैपिटल गेन में लॉस आ जाएगा, या फिर हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में कई केसेस में लॉस आएगा। तो जहाँ पे भी आपको लॉस आएगा ना,
उन लॉसेस को आपको उसी साल में सेट ऑफ करने का प्रोसीजर करना है, तो वो आपको डन करना है। मतलब एक लॉस को किसी प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करने का एक सिस्टम है जो आपको प्रॉपरली निभाना है। और जब वो प्रॉपर डन हो जाएगा, उसके बाद आप जब सारे स्टेप्स को ऐड कर दोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगी? ग्रॉस टोटल इनकम। और उस ग्रॉस टोटल इनकम में फाइनल सरकार ने आपको कुछ डिडक्शंस दी हुई हैं, जिनको 80C से 80U वाले सेक्शन में डाला गया है, और वो डिडक्शंस आपको मिलेंगी। देन उसके बाद आप अपनी क्या निकाल सकते हो? टोटल इनकम निकाल सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ क्या है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जनरली, लेकिन आज के टाइम में ना, अब आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ आज के टाइम में क्या हुआ। अब बेसिस ऑफ चार्ज के ऊपर आते हैं। आज के टाइम में क्या हुआ? आज के टाइम में सरकार ने आपको 2 तरह के रिजीम में डाल दिया। अब रिजीम क्या है सर? जिसके बेसिस पे आपको इनकम कैलकुलेट करनी है और ये डिसाइड करना है कि टैक्स किस में देना है या टैक्स किस में आप देने वाले हो। मतलब 2 तरह के तरीके बता दिए आपको टैक्स देने के सरकार ने, कि जो भी आपको सही लगता है उसमें टैक्स दे देना। अब 2 तरीके क्या हैं जिसमें आपको टैक्स रेट अलग अलग तरीके से लगेंगे और अलग अलग तरीके से आपका टैक्स बनेगा, और जो भी कम लगेगा वहाँ पे आप टैक्स पे कर देना। से एन एग्जाम्पल सबसे पहले आपके सामने ही है कि सबसे पहले सरकार ने कहा ओल्ड रिजीम, यानी सबसे पहले क्या है? डिफ़ॉल्ट रिजीम। डिफ़ॉल्ट मतलब आज, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हो रहा है? आज एक ऐसी रिजीम जिसमें सभी को सबसे पहले जाना ही पड़ेगा। सभी को सबसे पहले जाना पड़ेगा मीन्स किसी को पता है, कुछ नहीं पता है, या कोई भी पर्सन अगर सबसे पहले इनकम के ऊपर टैक्स देने वाला है, मतलब उसने अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, तो उसकी इनकम नॉर्मल बेसिस पे डिफ़ॉल्ट रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, जिसका मतलब क्या है? न्यू रिजीम जो कि नई तरीके से आई हुई है, नई रिजीम उसको माना जाएगा। अब पॉइंट ही बोलते हैं कि सरकार कहती है रुक जाओ अभी कुछ, मतलब डिफ़ॉल्ट तो ये रिजीम है कि डिफ़ॉल्ट मतलब ये तो ऑब्वियसली नॉर्मल बेसिस पे कैलकुलेशन हो जाएगी, पर आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब अगर किसी पर्सन को लगता है कि नई रिजीम में उसका टैक्स ज़्यादा बन रहा है, नई रिजीम के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसका टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो वो ओल्ड रिजीम में एक ऑप्शन ले सकता है। मींस ऑप्शनल रिजीम उसको दी गई है कि वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करके भी देख सकता है कि उसका टैक्स ओल्ड में कितना बन रहा है। तो ओल्ड के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जब उसका टैक्स बनेगा और नए के हिसाब से जो बनेगा, दोनों में जो भी आपको सुटेबल लगेगा, जिसमें भी आपको सही लगेगा, उसमें आप टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन इनके अलग अलग वे हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस कर देना और टोटल इनकम मिल जाएगी। नई रिजीम में वो डिडक्शन टॉपिक है ही नहीं। नई रिजीम कहते हैं कि नई रिजीम में वो 80C से 80U में कुछ 1-2 डिडक्शन छोड़कर बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली आपको। लेकिन वही अगर ओल्ड रिजीम की बात करोगे ना, तो 80C से लेकर 80U में सारी डिडक्शंस मिलने वाली है आपको। तो अब आपको देखना है कि उसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसे नहीं, वो कैलकुलेशन में आपको पता चलेगा, वो कैलकुलेशन के जरिए आपको पता चलेगा। अब लास्ट पॉइंट पे हम ये समझेंगे कि अब डिफ़ॉल्ट में कितने टैक्स रेट्स हैं, मतलब कैसे कैसे टैक्स रेट्स हैं डिफ़ॉल्ट रिजीम में, मतलब कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। पॉइंट अब देखो, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट रिजीम है। डिफ़ॉल्ट रिजीम क्या बताती है आपको कि सपोज करो अगर एक पर्सन की टोटल इनकम जितनी भी है सपोज, तो अब पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितनी भी है सपोज आपकी इनकम, तो ये है स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है? सपोज आपकी इनकम 20 लाख है, तो 20 लाख के पहले मतलब 20 लाख में से जो सबसे पहले वाला 3 लाख रुपए होंगे ना, सबसे पहले वाले मतलब 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है सरकार को। मतलब आपकी 20 लाख की इनकम को कुछ अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिसमें बोला जाता है कि पहले 3 लाख के ऊपर आपको सरकार को कुछ नहीं देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर आपको 5% देना है। मतलब 3 लाख से लेकर अगर 6 लाख के बीच में आपकी इनकम पूरी कवर हो जाती है, तो पूरे 3 लाख के ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा सरकार को। सिमिलरली 6 लाख से लेकर 9 लाख तक के बीच में अगर आपकी इनकम आती है या पूरी 3 लाख आपकी कवर हो जाती है, तो आपको 10% देना पड़ेगा। ऐसे ही 9 से 12 के बीच में 15% आ जाएगा, 12 से 15 के बीच में 20% आ जाएगा, और 15 से अबव वालों को 30% टैक्स लगाया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार दोबारा से। बच्चे गलती पता क्या करते हैं, सपोज मैंने बोला 20 लाख इनकम है, तो वो बोलेंगे सीधे ही 30% लगा देते हैं। सर 20 लाख के ऊपर 30% लग गया, बात खत्म। नहीं 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 नहीं, ये है स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब होता है 20 को टुकड़ों में तोड़ो।
20 के पहले वाले 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना, अगले वाले 3 लाख के ऊपर 5%, उसके अगले वाले 3 लाख के ऊपर 10%, उससे अगले वाले 3 लाख के ऊपर 15%, उससे अगले वाले पे 20%, और जितना बैलेंस बच जाएगा ना उसके ऊपर 30%। ऐसे लगेगा। कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं, अगर नहीं समझ में आया कैलकुलेशन सीख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। बट नॉर्मली आई होप आपको जो मैंने तरीका बताया एक बार दोबारा रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब ये तो थी डिफ़ॉल्ट रिजीम जिसमें 115 BAC सेक्शन आता है जिसमें ये चीज़ बोली गई है। डिफ़ॉल्ट में आपको ये टैक्स रेट लगेंगे, इतना इतना आपको मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, यानी कितने के ऊपर आपको सरकार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो है 3 लाख रुपये। 3 लाख के ऊपर आपको सरकार को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है पहले 3 लाख के ऊपर। ये है डिफ़ॉल्ट रिजीम। बट जब हम ओल्ड रिजीम यानी ऑप्शनल रिजीम की बात करते हैं ना, तो उसको एज वाइज बांट दिया गया था और ये बोला गया था कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसकी एज 60 से कम है तो फिर आपके लिए जो स्लैब रेट्स हैं वो इस तरह हो जाएंगी, जिसमें पहली एग्जेम्पशन आपको जो अगर आपकी इनकम 2,50,000 से नीचे है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स 2,50,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख के बीच में अगर आपकी कोई इनकम आती है तो पूरे 2.5 लाख के ऊपर यानी नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर आपको 5% सरकार को देना पड़ेगा। उसके बाद 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख के बीच में जो 5 लाख रुपए आते हैं उस 5 लाख के ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा, और फिर बची हुई बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपको 30% सरकार को देना पड़ेगा अगर आपकी एज 60 से बिलो है। पर यही स्लैब रेट चेंज हो जाती है अगर आपकी एज 60 से 80 के बीच में आ जाती है तो 60 से 80 के बीच में आ जाती है तो अब ये स्लैब रेट्स में क्या फ़र्क पड़ा, ऊपर 2.5 लाख तक नील था ना आपका, मतलब 2,50,000 तक आपको कुछ नहीं देना था। अब इसमें 3 लाख तक कुछ नहीं देना है। ऊपर 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख की स्लैब रेट थी, इसमें 3 लाख से 5 लाख की स्लैब रेट है जिसमें आपको 5% देना है, रेट वही रहेगा। अब बचे हुए 2 स्लैब रेट बिल्कुल सेम है, 5 से 10 तक फिर से वही 20% और 10 अबव से 30%, बस वो तो वही है सेम। और सिमिलरली अब आते हैं 80%, 80 प्लस वालों के लिए जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए जो ऑप्शनल रिजीम है ना उसमें एग्जेम्पशन आपको 5 लाख तक दे दी गई है, यानी उसमें पहली 2 स्लैब रेट्स को उड़ा दिया गया और सीधे ही टैक्स निल कर दिया गया। पहली 2 स्लैब रेट्स को उड़ा दिया गया और सीधे ही टैक्स रेट को निल कर दिया उन्होंने, और बची हुई 2 स्लैब रेट का रेट भी वही रहेगा और डिफरेंस भी वही रहेगा कि 5 लाख यानी 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक आपको 20% लगेगा सीधे और 10 लाख तक आपको 30% लगेगा, बात खत्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है ना तो प्रैक्टिकल समझोगे तो अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी, चलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट जरूर दूंगा यहाँ पे आपको कि कुछ सर्टेन इनकम जैसे कि कैपिटल गेन मैंने बोला था या लॉटरी इनकम, ये कुछ स्पेशल इनकम है जिनके ऊपर जो रेट है ना वो स्पेशल रेट लगेंगे। जो रेट मैंने ऊपर बताए हैं ना उसमें कैपिटल गेन या लॉटरी इनकम या स्पेसिफिक इनकम अगर है ना कोई तो उसके रिगार्डिंग रेट हम ऊपर नहीं लगाएंगे, मतलब ऊपर वाले रेट इन चीज़ों के लिए नहीं लगेंगे, इनके लिए स्पेशल रेट्स लगेंगे जो हम इनके चैप्टर में डिस्कस अलग से करेंगे जी। अब जल्दी से जरा एग्जांपल देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मिस्टर अमित की इनकम 9,15,000 रुपये है, तो आप उसका डिफ़ॉल्ट रिजीम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये देखो सबसे पहले आप तो देखिए ज़रा, अगर 9,15,000 रुपये है तो पहले पता क्या करना है, 9,15,000 को 3 लाख वाली स्लैब रेट में तोड़ दो, पहले तोड़ो। सर 9 लाख का 15,000 पहले 3 लाख बन गया, फिर 9 लाख के 15,000 में अगला 3 भी कवर हो जाएगा, 9 लाख के 15,000 में अगला 3 भी कवर हो जाएगा, 3 कितने हो गए, 9 लाख हो गए। फिर बचे हुए 15,000 पे अगला रेट लग जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने 3 लाख पे अलग अलग तरीके से रेट लगाने हैं क्योंकि नई स्लैब रेट में आपको 3 लाख का गैप है ना, तो 9,15,000 को 3 लाख वाले हिस्सों में बांट दो। तो पहले वाले 3 लाख पे कुछ रेट नहीं लगेगा, अगले वाले 3 लाख पे 5% लगेगा, उससे अगले वाले 3 लाख पे 10% लगेगा। क्या उसके बाद भी 3 लाख लेंगे हम? नहीं सर, क्योंकि अगला 3 लाख तो पूरा हो ही नहीं रहा, उसमें तो सिर्फ 15,000 कवर हो रहा है, तो हम सिर्फ 15,000 लेंगे। तो 15,000 पे बचा हुआ रेट कितना है, 15% वो लग जाएगा। तो पहले 5% जब आप लगाओगे तो 15,000 है, 10% आपने लगाया तो 30,000 आ जाएगा, और 15,000 पे जब आपने 15% लगाया तो 2250 आ जाएगा।
और इन तीनों को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा 47250, जो कि आपका फाइनल टैक्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। वैसे ये फाइनल टैक्स नहीं है, टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट कितना बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई? यस। अब इसी को अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से करते हो और सपोज उसकी एज 60 ईयर से नीचे है, 55 ईयर्स है, तो आप कौन सी स्लैब रेट लगाओगे? सबसे पहले वाली सर। उसमें क्या है, अब इनको किन किन हिस्सों में तोड़ोगे आप? ध्यान से सुनो। ओल्ड वाला क्या था, 9,15,000 को पहले वाले 2.5 लाख से अलग कर दिया तो उसमें कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद कितना स्लैब रेट का डिफरेंस है? 2.5 लाख। तो 9,15,000 का पहले वाला 2.5 लाख का हिस्सा खत्म हो गया। अगले वाले 2.5 लाख के हिस्से पे 5% लगेगा। उसके बाद अगली स्लैब रेट का गैप है 5 लाख रुपए। तो क्या 5 लाख रुपए और जो बचा हुआ बैलेंस, क्या पूरा 5 लाख कवर कर रहा है? नहीं सर, नहीं। पहले वाले 2.5 लाख पे तो कुछ नहीं लगेगा, समझ में आ गया। अगले वाले 2.5 लाख के ऊपर 5% लगेगा, ये भी समझ में आ गया। तो कितना आपने 9,15,000 में से कितना कवर हो गया? 5 लाख रुपए। तो अगली स्लैब रेट का डिफरेंस कितना है सर? 5 लाख रुपए। लेकिन आपका बैलेंस कितना बचा है? 4,15,000। तो विच एवर इज लोअर, तो उसके ऊपर स्लैब रेट, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 5 लाख के नहीं, 4,15,000 पे लगाया जाएगा। कितने परसेंट? 20%। तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेट कितना आ गया? उसका आंसर कितना आ गया? 83,000। तो 83 प्लस 12,500 कितना बन गया? 95,500। तो नई रिजीम में जहां 47,000 के आसपास है टैक्स रेट, वहीं पे ओल्ड रिजीम के हिसाब से 95,000 बन रहा है स्लैब रेट के हिसाब से। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, राइट और नॉट? तो यस सर, आई होप आपको ये स्लैब रेट अच्छे से समझ आई होंगी। नहीं आई है ना तो प्लीज़ मुझे बता दो, कोई बात नहीं। अगली पार्ट 2 जब वीडियो डालूंगा तो इसमें सम्स अच्छे से करवाऊंगा मैं, और ज़्यादा अच्छे से करवा दूंगा अगर आप कहोगे तो। लेकिन आई होपफुली टू से दैट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार दोबारा वीडियो सुन लेना, बट आपको आ जाएगा। नहीं आएगा जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिक है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर अच्छे से समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके चले जाना फिर, और जितना होता है शेयर भी कर देना। जितने लोगों तक, जितने बच्चों तक पहुँचेगा, आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो फिर, राइट और नॉट? यस सर। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।